ठीक है, यानी हर वो इक्वेशन डिराइव करेंगे जिससे आपको हर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी आपको क्या कर सकते हैं, आप उस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। ये नेक्स्ट काम है जो बोर ने किया था। तो इस डेरिवेशन को करने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट पहले मालूम होना चाहिए। दो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, फिर वो दो कॉन्सेप्ट इस डेरिवेशन में यूज होगा। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो लास्ट टाइम डेरिवेशन में हमने डिस्कस किया, वो इधर यूज होगा, और वो कॉन्सेप्ट है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है एटम के अंदर। सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है। दो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, फिर ये डेरिवेशन में यूज होगा। कैसे, कल बता दिया, दोबारा थोड़ा जल्दी बता दूंगा मैं आपको। देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी जो चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। अब यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। जो चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। पढ़ा चुका हूँ, जल्दी रिवाइज कर रहा हूँ। अब ये इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी, इसमें कूलॉम्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब Q1 चार्ज ऑफ प्रोटॉन, Q2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है वो सेम है, दोनों को ई से शो करते हैं, तो ई इंटू ई, ये आपके पास आएगा ई स्क्वायर। तो पहली बात, पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फोर्स का जो इक्वेशन है वो ये है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन सर्कल पे मूव कर रहा है, तो फिर एक सेंटीपिटल फोर्स भी होना चाहिए जिसका इक्वेशन है mv स्क्वायर अपॉन आर। क्यों, सेंटीपिटल फोर्स ना हो तो इलेक्ट्रॉन सर्कल से निकल जाएगा, ये दूसरी बात। अब एक तीसरी बात ये है, यहाँ पर ये देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पे लगा रहे हैं यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, इसके अलावा और कोई फोर्स है ही नहीं। इसका मतलब ये है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसी ने इलेक्ट्रॉन को सर्कल पे रखा हुआ है, तो फिर ये वही सेंटीपिटल फोर्स का भी काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। बात समझ में आ गई? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। अब इस फोर्स के अलावा कोई और फोर्स नहीं है यहाँ पर, बस यही नजर आ रहा है। इसका मतलब यही वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को सर्कल पे रखा हुआ है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम भी इलेक्ट्रिक फोर्स कर रहा है यहाँ पे। तो हम फिर लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ये पहला कॉन्सेप्ट जो हमें डिस्कस करना था और पहले डिस्कस कर चुका था। दूसरा कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद डेरिवेशन शुरू करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी को आसान अल्फाज में हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, वो काम जो बॉडी में स्टोर हो जाए उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये सरफेस ऑफ अर्थ है, बॉडी को मैंने यहाँ पे फोर्स लगा के यहाँ से उठा के यहाँ लेकर गया। अब जितना मैंने बॉडी पे काम किया है ना, वो सारा काम इस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी इस पॉइंट पे बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, काम स्टोर हुआ है। जब आप छोड़ दो तो वो काम आपको वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी वो काम जो बॉडी के अंदर स्टोर हो। अब यहाँ पे तो चार्ज की बात हो रही है ना जी, तो फिर यहाँ पर भी देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, सेम लॉजिक लगेगा यहाँ पे। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो वैसा इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के पास होना चाहिए, क्योंकि ये तो इसको अट्रैक्ट करे, टच में होना चाहिए, लेकिन नहीं है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है हमने किसी ने इस पे फोर्स लगा के इसको यहाँ से यहाँ ले गया। अब जितना आपने यहाँ से यहाँ तक काम किया है इलेक्ट्रॉन में, वो काम इस इलेक्ट्रॉन के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी वो काम जो बॉडी में स्टोर हो जाए। यहाँ पर जितना मैं काम कर रहा हूँ बॉडी में स्टोर हो गया, और यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहा हूँ वो बॉडी में स्टोर हो गया। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, वो काम जो बॉडी में स्टोर हो जाए। अब इक्वेशन क्या है पोटेंशियल एनर्जी का? एक्सप्लेनेशन से पता चल रहा है ना। पोटेंशियल एनर्जी बराबर है उस काम से जो आपने किया है। आप जो काम करते हैं उसको कहते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब जो काम आपने किया है। एक और इक्वेशन भी है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो आप प्रोटॉन इसमें फोर्स लगा के इसको वापस इधर लेकर आएगा, यानी जितना मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में काम किया था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जितना मैंने काम किया था उतना ही काम अब करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी प्रोटॉन। इलेक्ट्रिक फोर्स उतना काम करेगा, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। तो फिर मैं यूं लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जितना मैंने काम किया है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। अब जितना मैंने काम किया है उतना इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ये बात क्लियर हो गई? जो काम मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में किया है उतना ही काम करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
तो फिर डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट है, बाकी दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यानी मैंने जो काम किया है इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ये आपके पास आया पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन। अब यहाँ पे कोई पूछ सकता है सर यहाँ पे एटम में थोड़ी गिर रहा है, जब हम छोड़ेंगे तो ये मूव कर रहा है। जी ये मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी है। नॉर्मल केस को हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इसकी वेलोसिटी को 0 कर दो तो फिर ये यहां से नीचे आएगा क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी। अब हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। ये दो अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा तो फिर हम डेरिवेशन शुरू करेंगे। डायग्राम बनाना जरूरी है, एनर्जी निकालना है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। अब एक तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, हाँ? तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है? हाफ mv²। तो क्या ड्राइव करना है यहाँ पे? जी हाफ mv² है, एक नया इक्वेशन भी ड्राइव करना है। हाफ mv² तो है ही, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का एक और इक्वेशन हमें ड्राइव करना है, नया इक्वेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ एटम के केस के लिए वैलिड है। ठीक है, और उसको ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे? पहला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे। हमें पता है एटम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसी ने इलेक्ट्रॉन को सर्कल पे रखा हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रिक फोर्स है ke²/r²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक r से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ r बचेगा। ठीक है, अब ये आपके पास है mv² और राइट साइड पे ke²/r। आपको क्या चाहिए? काइनेटिक की एनर्जी चाहिए। काइनेटिक की एनर्जी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बेटा? हाफ mv² आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों साइड को मैं हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं। अब ये जो हाफ mv² ये काइनेटिक एनर्जी का पुराना इक्वेशन है, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा काइनेटिक एनर्जी, और जो राइट साइड पे ये आपको नया इक्वेशन मिल गया। ये काइनेटिक एनर्जी का नया इक्वेशन जो सिर्फ और सिर्फ एटम के केस के लिए वैलिड है। अब और कौन सा एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के अंदर? एक तो मूव कर रहा था तो काइनेटिक एनर्जी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये तो प्रोटॉन के पास होना चाहिए क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन तो इधर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो इधर है। इसका मतलब है किसी ने इस पे काम करके इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेकर गया, तो जितना काम इलेक्ट्रॉन पे हुआ है वो इलेक्ट्रॉन के अंदर स्टोर है, यानी इलेक्ट्रॉन में इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है। तो फिर दूसरा जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के अंदर वो है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या है? हमने अभी बताया, वर्क जो आप करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, या माइनस वर्क जो इलेक्ट्रिक फोर्स करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मैं दूसरा वाला इक्वेशन यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का इक्वेशन मुझे मालूम है, इसलिए मैं माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स वाला इक्वेशन यूज करूंगा। तो लेफ्ट साइड पे पोटेंशियल एनर्जी आया, माइनस इधर लगा दिया मैंने। अब वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है तो Fe लिख दिया और डिस्प्लेसमेंट को मैंने D से शो किया। अब आगे पुट करना है, आपको पता है Fe अभी 10 दफा डिस्कस किया, कल भी डिस्कस किया, आज भी दोबारा डिस्कस कर लिया, यानी लास्ट टाइम डिस्कस किया और आज दोबारा डिस्कस किया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है K/Q1/r², Q1 Q2 r², और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ke²/r² होगा। दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके बराबर, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? आपने कहां से कहां लेकर गया इलेक्ट्रॉन को? आपने यहां से फोर्स लगा के यहां लेकर गए, तो डिस्प्लेसमेंट ये है, चाहे ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ जाए, डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर है। तो डायग्राम में आपको नजर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट वही r है, रेडियस के बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आपको r पुट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह k²/r², डिस्प्लेसमेंट की जगह आपने क्या पुट कर दिया? r पुट कर लिया। अब आप क्या करेंगे? ये जो r है इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक r बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आ गया माइनस ke²/r आ गया। तो काइनेटिक, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत दूर है तो उस पर काम हुआ है, उसमें काम स्टोर हुआ है, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी है। और कोई एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के अंदर आपके ख्याल में? नहीं, और कोई एनर्जी नहीं है। अब हम टोटल एनर्जी, अब हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करना है ऑर्बिट में, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा। एक तो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी भी है, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस ke²/r। काइनेटिक एनर्जी क्या है? ke²/2r। हाँ,
तो इसमें पुट कर दो माइनस के स्क्वायर अपॉन आर पोटेंशियल एनर्जी और के स्क्वायर अपॉन 2r ये आपके पास आया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आगे इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है। देखो यहाँ पर 2r है, तो अगर ये भी 2r हो जाए फिर एलसीएम ले सकते हैं, तो फिर इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि एलसीएम लो, तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा। कर सकते हैं बेटा जी, ये दो आपस में कैंसिल होकर वापस वो आएगा। तो क्यों मल्टीप्लाई किया, इसलिए कि अब देखो 2r कॉमन आ गया। अब आप कॉमन ले सकते हैं 2r को, ये है -2, ऊपर है -2k स्क्वायर और इधर है +k स्क्वायर, तो -2k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 + 1 -1, एक ही बचेगा। यहाँ पे -2k स्क्वायर, यहाँ पे +1k स्क्वायर, तो सिर्फ एक -k स्क्वायर बचेगा। ये आपके पास आया एनर्जी का जो है इक्वेशन है। ठीक है, अब आगे इसको मैं यू लिख दिया, आर की जगह आर एन लिख दिया और ई की जगह ई एन लिख दिया। क्यों, आपको पता है क्योंकि एन का मतलब है यानी क्योंकि आर फिक्स नहीं है, ई और के तो फिक्स है कांस्टेंट वैल्यू, आर फिक्स नहीं है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो कोई वैल्यू होगी, सेकेंड ऑर्बिट के लिए कोई और वैल्यू होगी, थर्ड ऑर्बिट के लिए कोई और वैल्यू होगी, इसलिए मैंने इसको एन से शो किया है। एन का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 पुट करो, फर्स्ट का एनर्जी मिलेगा, सेकेंड ऑर्बिट है तो 2 पुट करो, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी मिलेगी, और थर्ड है तो 3 पुट करो, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी मिलेगी, इसलिए मैंने एन लिख दिया। ठीक है, अब के स्क्वायर तो कांस्टेंट वैल्यू है, आर एन की वैल्यू क्या होगी, ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर आपको लास्ट टाइम का डेरिवेशन याद हो, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट को जब हमने ड्राइव किया था तो पहला जो इक्वेशन आया था वो ये था, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन के एम ई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे तो आर नीचे है, इसको रिप्लेस करना है आर एन की जगह, यहाँ तो आर एन नीचे है, इसका मतलब है 1/r आने, देखो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, तो ये एक्चुअली 1/r n है, तो फिर इसको भी 1/r n बनाना पड़ेगा, यानी इसको इन्वर्स करना होगा लेफ्ट साइड को, कर लिया क्योंकि इक्वेशन में इस तरीके से है 1/r n बनाना है, तो इन्वर्स कर लिया लेफ्ट साइड को, राइट साइड को भी इन्वर्स करना होगा, तो फिर के एम ई स्क्वायर ऊपर जाएगा, एन स्क्वायर एच बार स्क्वायर नीचे आएगा। अब आप क्या करो, इसको इस वैल्यू में पुट कर दो, इक्वेशन में पुट कर दो, -ke स्क्वायर 2 एज इट इज लिखा, 1/r n को हटा दिया और 1/r n की जगह मैंने क्या लिखा है, देखो 1/r n नजर है, उसकी जगह लिखा के एम ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू एच बार स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, माइनस आया के इंटू के स्क्वायर, एम मल्टीप्लाई करोगे एम आएगा, फिर ई स्क्वायर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, ई के पावर 4, नीचे क्या आएगा 2n स्क्वायर एच बार स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं यानी पोजीशन चेंज करो, एन स्क्वायर को मैंने बाहर निकाला, बाकी वैल्यूज उधर रखा, क्यों, क्योंकि एन फिक्स नहीं है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, सेकेंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन बाकी जो वैल्यूज है वो फिक्स है, इसलिए फिक्स वैल्यूज को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो ये आपके पास आया एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का पहला इक्वेशन। ठीक है बेटा। अब अगेन जैसे रेडियस में किया था, अगर हम के को उसके फार्मूले को खोलें, के के फार्मूले को, तो आपको दूसरा इक्वेशन मिलेगा और वो इक्वेशन एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में आएगा, यहाँ पे ये इक्वेशन के फॉर्म में, तो हम के को खोलेंगे, के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे क्या है के स्क्वायर है, क्या है के स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड स्क्वायर के स्क्वायर होगा, राइट साइड 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये आया। अब आप क्या करो 1 - 1/n स्क्वायर एम ई 4 2h बार को एज इट इज लिख दो, बीच में के स्क्वायर की जगह 1/16 पाई स्क्वायर ई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर लिख दो, ये देखो -1/स्क्वायर एज इट इज लिखा, के को हटा दिया, के स्क्वायर को हटा दिया, उसकी जगह लिखा 1/16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, आगे एम ई 4 डिवाइडेड बाय 2h बार एज इट इज लिखा। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, एम ई 4 मल्टीप्लाई बाय 1 एम ई 4, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 16 32, पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच बार स्क्वायर पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच बार स्क्वायर, ये आपके पास है एनर्जी का
दूसरा इक्वेशन। अब आपको पता है एम ई पाई एप्सिलॉन नॉट एच बार ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज है। अगर इन सारे वैल्यूज को पुट करो और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, जो कि यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर सबको पुट करके कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो तो एक नई वैल्यू आएगी इन सब की जगह। उस नई वैल्यू को हम नाम देते हैं ई नॉट। तो देखो -1/n² आज इज लिखा है, और इस पूरे वैल्यूज को पुट करने के बाद जो नई वैल्यू आएगी उसको ई नॉट नाम दिया। अब उसकी वैल्यू क्या होगी, नाम तो आपने दिया, जब आप पुट करके कैलकुलेटर से करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 13.6 को फिर इधर पुट कर दो तो ई एन आपके पास है -1/n², 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपके पास एनर्जी का फाइनल इक्वेशन आ गया। अब अगर आप इसमें 1 पुट करो तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट मिलेगा, 2 पुट करो एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट मिलेगा, 3 पुट करो एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट मिलेगा। तो ये आपके पास है एनर्जी का इक्वेशन, जिससे हर ऑर्बिट का एनर्जी आपको मिल जाएगा। और आखिरी बात, एनर्जी का यूनिट तो जूल्स है सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? नॉर्मल एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल्स होता है। एटम के अंदर एनर्जी बहुत छोटे छोटे होते हैं, एनर्जी की वैल्यू बहुत छोटी होती है। इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी है, ऑर्बिट्स में जो एनर्जी है, तो क्योंकि बहुत स्मॉल एनर्जीज हैं एटम के लेवल पर, तो एक स्मॉल यूनिट यूज करना होगा। ये स्मॉल यूनिट है, जूल ग्रेटर यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्मॉलर यूनिट है। ये आपके पास आया डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। इसको मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, इसको आप गौर से दोबारा पढ़ें, यानी सुने लेक्चर को। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कल क्लास के शुरू में आप क्वेश्चन पूछ लें। अभी मीटिंग शुरू हो गई है तो मुझे मीटिंग में जाना है, इसीलिए मैंने थोड़ा तेज़ भी पढ़ा है। ठीक है, इसको दोबारा से घर जाके देख लें, मैं आपको सेंड करूंगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कल मुझसे पूछेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? ठीक है, सब अपनी अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं, क्योंकि मैं घर जाके फिर देखूंगा कि आप लोगों ने नाम लिखा हुआ है या नहीं। और यहाँ से भी देखो मैं डाउनलोड भी कर रहा हूँ, तो फिर इन दोनों को मैं क्रॉस चेकिंग करूंगा। तो अटेंडेंस जरूर लगाएं, जो भी सवाल है वो आप लिख के रखें, कल मैं उसका जवाब दे दूंगा। अभी मीटिंग स्टार्ट हो गई है, मुझे इशारा कर रहे हैं कि आप मीटिंग में आ जाओ। तो फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह। जो भी क्वेश्चन है लिख के रखें, कल मुझसे पूछ लें। और ये जो डेरिवेशन है इसको भी कॉपी पे उतारें। ओके, फिर अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे।